नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। भारत एक दिन में आजाद नहीं हुआ और न ही एक साल में। भारत को अंग्रेजों से आजाद होने में 2 सदियां लग गई। आज हम आपको सुनाने आए हैं भारत की आजादी की 200 वर्षों की कहानी। क्या आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार कब और कहां कदम रखा था? क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी किस राज्य से उठी थी और विद्रोह का बिगुल किसने फूंका? क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले फूट डालो और राज करो की नीति देश के किस हिस्से से शुरू की? ऐसे ही एक नहीं, कई दिलचस्प किस्से जिनके बारे में आपने पहले शायद ही सुना हो। आज आपको बताएंगे ऐसी कई सच्ची घटनाएं, क्योंकि तारीख गवाह है। दुनिया के नक्शे पर सुनहरे रंग का जो हिस्सा देख रहे हैं वही भारत है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में अलग अलग रियासतें थी। राजाओं के पास धन और संपत्ति हुआ करती थी। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर भारत की समृद्धि के चर्चे पूरी दुनिया में होते थे। इसी सोने की चिड़िया पर ब्रिटिश शासन की गिद्ध दृष्टि पड़ गई। ब्रिटेन की राजशाही ने व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई तो गई थी व्यापार के लिए, और उसका झंडा भी ब्रिटेन से अलग था, लेकिन उसका असली मकसद ब्रिटिश शासन के झंडे को दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फैलाना था। 1608 यही वो वर्ष था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। समंदर के रास्ते ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिम भारत के सूरत में सबसे पहले दाखिल हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपने जहाज हेक्टर का लंगर सूरत में डाला। अंग्रेजों को मालूम था कि भारत में व्यापार करना और उसका विस्तार करना है तो मुगल शासकों को अपने वश में करना होगा। इस रणनीति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने लालच और चापलूसी का सहारा लिया, जिसका नतीजा रहा कि तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए अधिकार देने की शुरुआत कर दी। वर्ष 1613 में मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी यानी कंपनी का मुख्यालय बनाने और मुगल दरबार में एक अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। वर्ष 1619 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अहमदाबाद, भड़ौच, अब का भरूच, बड़ौदा, अब का वडोदरा और आगरा में कारखाने बना लिए थे, और सबका नियंत्रण सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय से होता था। वर्ष 1632 तक ब्रिटिश कंपनी पश्चिम से पूरब की ओर पहुंच चुकी थी। मुगलों के बाद भारत की जनसंख्या और समृद्ध संसाधन पर अंग्रेजों की बुरी नजर पड़ चुकी थी। इसी नापाक मंसूबे के साथ अंग्रेज व्यापार के नाम पर भारत में धीरे धीरे अपना विस्तार करते जा रहे थे। अंग्रेजों ने कई प्रकार की नीतियां अपनाई। उनमें सबसे जो एक महत्वपूर्ण था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, यानी कि अगर कोई राजा जो है वो निसंतान, उसका देहांत हो जाए तो उसका जो राज्य था उसको अंग्रेज लोग खुद ही हथिया लेते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि अपने देश से 20 गुना बड़े दुनिया के सबसे धनी मुल्कों में से एक इस देश पर शासन करने की मंशा लेकर आई है।
वर्ष 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के 38 गांवों की जिम्मेदारी का अधिकार मिल गया था। यह पहला मौका था जब अंग्रेजों को भारत की जमीन पर आधिकारिक कब्जा मिला था और इसके बाद अंग्रेजों ने सत्ता कब्जाने का सिलसिला बंगाल से ही शुरू किया। अठारहवीं शताब्दी के मध्य में बंगाल भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक था और इस राज्य के शासक थे नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल की संपन्नता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगल शासन के राजस्व का 50% बंगाल से ही आता। आर्थिक वजहों से ही अंग्रेज पश्चिम से बंगाल की ओर आए थे। नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ पहली बार अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने मीर जाफर का इस्तेमाल सिराजुद्दौला के खिलाफ किया। 23 जून 1757 यही वो तारीख थी जिसे भारत में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना का दिन कहा जाता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेजों के बीच पलासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों को जीत मिली। अब बंगाल की सत्ता पर कहने को तो मीर जाफर का अधिकार था, लेकिन वो सिर्फ एक कठपुतली था जिसकी बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। इसके कुछ ही साल बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर के लिए मीर कासिम को मोहरा बनाया और मीर कासिम को सत्ता मिल गई। लेकिन जब मीर कासिम ने अंग्रेजों की पैसों की बढ़ती भूख को मिटाने से इनकार कर दिया तो नतीजा बक्सर के युद्ध के रूप में सामने आया। बाईस अक्टूबर 1764 बक्सर में युद्ध हुआ। एक तरफ अंग्रेजी सेना थी तो दूसरी तरफ मीर कासिम की सेना। इस युद्ध में भी अंग्रेजी हुकूमत की जीत हुई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण हो गया। अंग्रेजों के मन में सत्ता की भूख इस कदर बढ़ गई थी कि मध्य भारत और पश्चिम भारत में हर हाल में वो कब्जा करना चाहते थे। अंग्रेजों ने इसके लिए मराठा शासकों के बीच आपसी मतभेद का फायदा उठाया और एक के बाद एक उनसे 3 युद्ध लड़े और वर्ष 1818 में पेशवा साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लेकिन 29 मार्च 1857 को एक घटना घटी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी पैदा कर दी। बंगाल के बैरकपुर में तैनात ब्रिटिश शासन के सिपाही मंगल पांडे ने गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने इसे हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ बताते हुए छावनी में तैनात 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और इस तरह से मंगल पांडे हिंदुस्तान की आजादी के पहले नायक बन गए। मंगल पांडे के इस विद्रोह से अंग्रेज इस कदर डर गए कि उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे शहीद हुए, लेकिन आजादी की ऐसी चिंगारी जला गए जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों में थोड़ी ही सही लेकिन आग जरूर लगा दी थी। मंगल पांडे ने जो चिंगारी जलाई थी वो चिंगारी उनकी मौत के बाद भी शांत नहीं हुई। 10 मई 1857 मेरठ छावनी में हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया और छावनी में तैनात अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। मेरठ में अंग्रेज अफसरों की हत्या के बाद सैकड़ों सिपाही दिल्ली की ओर कूच गए। ग्यारह मई 1857 को दिल्ली पहुंचने पर विद्रोही सिपाही लाल किले की ओर बढ़ गए और मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। सिपाहियों के विद्रोह की वजह से दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण खत्म हो गया था। दिल्ली के बाद कानपुर भी अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। बेगम हजरत महल ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधी टक्कर ले ली थी। बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को नवाब घोषित कर दिया और लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर
आक्रमण कर दिया। दिल्ली, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी और गोंडा जैसे इलाके अंग्रेजी शासन से मुक्त हो गए थे। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये वाक्य है उस वीरांगना का जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी के सामने घुटने टेकना कभी मंजूर नहीं किया। सन 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों को सबसे कड़ी टक्कर देने वालों में शामिल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा को याद किए बिना आज की ये कहानी अधूरी है। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोरों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर झांसी के किले पर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी झांसी पर अपना शासन चाहती थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी हुकूमत की परछाई भी झांसी में नहीं देखना चाहती थी। जून 1857 में अंग्रेजों ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण की बजाय लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से जंग जारी रखने के लिए कालपी कूच किया। कालपी में अंग्रेजों के खिलाफ तात्या टोपे का साथ मिला। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। जब अंग्रेजों को लक्ष्मीबाई के ग्वालियर में होने की सूचना मिली तो यहां भी भीषण युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम दुनिया में अंग्रेजी हुकूमत और उपनिवेशवादी व्यवस्था के खिलाफ 19वीं सदी में हुआ सबसे बड़ा विद्रोह था। अंग्रेजों की नीतियों के कारण उस वक्त समाज के सभी वर्गों में असंतोष था। यही वजह रही कि सिपाहियों ने जो विद्रोह शुरू किया था, बाद में उससे किसान और गरीब भी जुड़ गए। अंग्रेजों के खिलाफ उनके ही सिपाहियों के विद्रोह की लहर सिर्फ 2 बड़े केंद्रों तक ही सीमित नहीं रही। बंगाल के करीब सभी सैनिक छावनियों और बंबई की भी कुछ सैनिक छावनियों में विद्रोह की आग फैल चुकी थी। एक साथ कई शहरों में अपने ही सिपाहियों के विद्रोह से अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। 1857 के विद्रोह का असर हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर हुआ था और अंग्रेजी शासन के खिलाफ सिर्फ सिपाही ही नहीं, आम लोग भी अपने विरोध की आवाज उठाने लगे थे। 1857 की लड़ाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में यह भय पैदा कर दिया था कि उनकी कब्जे वाली रणनीति अब काम नहीं आने वाली। 1857 की लड़ाई को लेकर इतिहासकारों में मतभेद रहा है। कुछ इतिहासकार इसे सिर्फ सैन्य विद्रोह मानते हैं, जबकि कई इतिहासकार इसे ही भारत की आजादी का पहला युद्ध मानते हैं। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में लिखा है कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजी शासन को ऐसी चोट दी जिसकी गूंज ब्रिटेन की महारानी तक को सुनाई दी, जिसके बाद ब्रिटिश राजशाही ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के अधिकार वापस ले लिए और तब से भारत में ब्रिटिश राजशाही का सीधा शासन शुरू हो गया। आगे आपको बताएंगे कि 1857 के संग्राम के बाद आजादी के आंदोलन की दिशा और दशा कैसे बदली और 1857 से 1947 के 90 साल में किन किन राष्ट्र नायकों की बदौलत भारत ने आजादी हासिल। वर्ष 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत में भी असंतोष फैल गया था और कंपनी से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया प्रथम भी खुश नहीं थी। लिहाजा वर्ष 1858 में ब्रिटिश राजशाही से फरमान जारी हुआ कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं होगा, बल्कि ब्रिटेन की महारानी के हाथों में शासन की कमान होगी। यानी ब्रिटेन की सरकार का सीधा नियंत्रण
एशिया के सबसे संपन्न देश भारत पर हो गए। वर्ष 1857 में बड़ा झटका झेलने के बाद ब्रिटेन ने बड़ा सबक सीखा। अंग्रेजों के मन में डर था कि भारत में फिर किसी तरह विद्रोह न पैदा हो, और इसके लिए सबसे पहले अंग्रेजों ने कोशिश की कि 1857 के संग्राम को लोग आजादी की लड़ाई के रूप में नहीं बल्कि सैन्य विद्रोह के रूप में जाने। ब्रिटिश राजशाही ने भारत की सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद बंगाल को ही शासन का मुख्य केंद्र बनाया और कलकत्ता से ही देश का शासन चलाने लगा, और कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। भारत में शासन के लिए ब्रिटिश राजशाही ने गवर्नर जनरल की जगह वायसराय का पद गठित किया। वायसराय भारत में ब्रिटिश राज घराने का सबसे बड़ा प्रतिनिधि था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के वक्त लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल भी थे। 1857 के विद्रोह के बाद भी देश में छोटे छोटे विद्रोह होते रहे, लेकिन ब्रिटिश सिपाही ताकत के बल पर उन आंदोलनों का दमन कर देते थे। वर्ष 1885 में आजादी की लड़ाई में एक अहम पड़ाव आया, जब देश में एक राजनीतिक इकाई का गठन किया गया। इस राजनीतिक संगठन का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस का गठन किया। माना जाता है कि A.O. ह्यूम और उनके साथियों ने अंग्रेज सरकार के इशारे पर ही कांग्रेस की स्थापना की। इसका मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ जनता के मन में किसी तरह का असंतोष भड़कने से पहले उसे राजनीतिक मंच के जरिए ठंडा कर दिया जाए। हिंदुस्तान में 20वीं सदी का आरंभ स्वदेशी आंदोलन के साथ हुआ, और इस आंदोलन की शुरुआत भी बंगाल से ही हुई। 1905 तक बंगाल की आबादी 7 करोड़ 85 लाख थी, जो भारत की कुल आबादी का 1/4 थी। उड़ीसा और बिहार भी तब बंगाल का ही हिस्सा थे। बंगाल की एकता को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने का फैसला किया। 19 जुलाई सन 1905 को बंगाल के विभाजन का ऐलान हुआ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अपील पर बंगाल के लोगों ने विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया। नई सदी के साथ जन्मे बंग भंग आंदोलन से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को बड़ी ताकत मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेताओं की अंग्रेजी हुकूमत के प्रति नरमी के कारण ही देश को कई क्रांतिकारी मिले। ये क्रांतिकारी गरम दल के नेता कहलाए, जो अंग्रेजों के प्रति कांग्रेस के नरम दल नेताओं से नाखुश थे। गरम दल नेताओं में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया था। विपिन चंद्र पाल, जिन्होंने पूर्ण स्वराज, स्वदेशी वस्तुएं अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, ये आवाज बुलंद की। और लाला लाजपत राय ने बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। गरम दल के इन नेताओं की तिकड़ी को लोग लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर और बालकृष्ण चापेकर, बंगाल में खुदीराम बोस, जतेंद्रनाथ मुखर्जी, रास बिहारी बोस, और पंजाब के क्रांतिकारी के रूप में अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद की पहचान होती थी। इन क्रांतिकारियों से अंग्रेजी सरकार खौफ खाती थी। आजादी के आंदोलन में वर्ष 1915 में अहम पड़ाव तब आया जब शांति और अहिंसा के ताकतवर हथियार के साथ एक शख्स दक्षिण अफ्रीका से अपने वतन हिंदुस्तान लौटा और उसके भारत वापस आने पर स्वतंत्रता आंदोलन को नई पहचान
और शक्ति मिल गई। बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी 25 वर्ष की उम्र में ही दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष का लंबा इतिहास है। गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में कई बार रंग भेद के कारण अन्याय हुआ। इंग्लैंड से बैरिस्टर की उपाधि पाने वाले गांधी जी अत्याचार सहने के आदी नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति अन्याय के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। अपने सत्याग्रह में महात्मा गांधी कामयाब हुए और वर्ष 1915 में गांधी जी भारत लौट आए। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष और सफलता के कारण भारत में उनकी लोकप्रियता थी। भारत के शहरी ही नहीं, ग्रामीण इलाकों के लोग भी मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में जान गए थे। वर्ष 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के बल पर 2 सफलताएं हासिल की। चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह के बल पर नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों को दूर करवाया। जलियांवाला बाग की घटना से पूरा देश मौन था, सन्न था। इस घटना के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत का रवैया नहीं बदला और उसने अपना दमन जारी रखा। इसके बाद महात्मा गांधी ने एक बार फिर देश में असहयोग आंदोलन के जरिए आजादी की अलख जगाई। अंग्रेजों के अत्याचार और कानून के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन अहिंसक था और देश भर में इसे समर्थन मिला। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने स्वराज की मांग की। लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदने बंद कर दिए। स्वदेशी सामानों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। देश भर में असहयोग आंदोलन का बड़ा असर हुआ। असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की थी। असहयोग आंदोलन का असर कितना था, इसका जिक्र महात्मा गांधी के साथ देश भर की यात्रा करने वाले प्रभुदास गांधी ने किया था। प्रभुदास गांधी ने बताया था कि जब गांधी जी किसी दूर दराज स्टेशन पर खड़े लोगों से कहते थे कि आप लोग विरोध जताने के लिए अपनी टोपी, पगड़ी और दुपट्टा उतार दीजिए, लोग फौरन उतार देते और उसकी होली जला देते थे। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1924 से 1934 के बीच आया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में नई गाथा लिखी। चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्थान हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसका मकसद था भारत को क्रांति द्वारा अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में स्वागत है। काकोरी कांड और लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के हाथों अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या कर। मार्च 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की। 24 दिन की यात्रा के बाद गांधी ने दांडी में समुद्र तट पर जाकर अवैध नमक बनाया और इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया। भारत के समुद्र तटीय इलाकों में गांधी जी के नमक सत्याग्रह का असर हुआ और कई जगहों पर लोगों ने नमक का कानून तोड़ा। आजादी की कहानी एक स्वतंत्रता सेनानी के योगदान के बगैर अधूरी है। वो स्वतंत्रता सेनानी जो कांग्रेस में भी रहे, गांधी जी के साथ रहे, लेकिन उस महान सेनानी ने आजादी हासिल करने के लिए अंग्रेजों से सीधा युद्ध करने की राह चुनी। उस दौर में शायद उस शख्सियत के अलावा यह तरीका कोई और सोच भी नहीं सकता था। सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जिनके लिए आजादी का मतलब था पूर्ण स्वराज्य।
सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड में सिविल सर्विस की तैयारी के लिए गए थे, लेकिन जालियांवाला बाग की घटना ने उनको आजादी के आंदोलन में कूदने की प्रेरणा दी। वर्ष 1921 में बोस इंग्लैंड से हिंदुस्तान लौट आए और कुछ ही समय बाद कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू के डोमिनियन स्टेटस के प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हुए और पूर्ण स्वराज की मांग की। वर्ष 1938 में बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 1939 में फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो गांधी जी की तरफ से खड़े उम्मीदवार पी सीतारमैया को सुभाष बाबू ने हरा दिया। तब गांधी जी को भी कहना पड़ा, ये मेरी हार है। आजादी के आंदोलन में नया मोड़ आया वर्ष 1942 में, जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। बंबई में सभा करते हुए महात्मा गांधी ने कहा, आजादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इस सभा में उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का महात्मा गांधी ने ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही गांधी जी और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश के अलग अलग शहरों में हिंसा शुरू हुई। ब्रिटिश शासन ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूरता की सारी हदें पारी। पुलिस की गोली से देश भर में करीब 1000 लोग मारे। पूरे देश भर में 80,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2 साल बाद 1944 में गांधी जी को रिहा किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन वापस ले लिया गया। उसमें करो और मरो का नारा जो दिया गया वो भी काफ़ी चर्चा में रहा कि गांधी अहिंसा के पुजारी होते हुए भी उन्होंने हिंसा का समर्थन कर दिया। अंग्रेज़ों ने भी इसकी बहुत आलोचना की, लेकिन इन आलोचनाओं के परे जाकर के इस तथ्य को देखने की ज़रूरत उठती है कि परिस्थितियां क्या थी। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों पर बड़ा प्रहार किया था और देश में आजादी के लिए छटपटाहट और ज्यादा बढ़ा दी थी। अंग्रेज समझ गए थे कि अब भारत पर कब्जा बनाए रखना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। सितंबर 1945 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत की स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार कर लिया। 20 फरवरी 1947 में एक ऐतिहासिक घोषणा ब्रिटेन के संसद में हुई। प्रधानमंत्री एटली ने कहा कि जून 1948 से पहले ब्रिटिश राजशाही भारत के जिम्मेदार लोगों को सत्ता सौंप देगी और भारत छोड़ देगी। ब्रिटिश सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उनको यहाँ से अगर निकलना है तो यहाँ का माहौल कैसा रहेगा। सिविल अनरेस्ट यहाँ पर आप देखें तो शुरू हो गया था, सिविल वॉर एक तरह का शुरू हो गया था, कौमी दंगे शुरू हो गए थे। तो उनको ये लगा कि अब शायद हम भी इसको संभाल नहीं पाएंगे। As a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations. देश के स्वतंत्रता सेनानियों, महान क्रांतिकारियों का संघर्ष रंग लाया और 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जब घड़ी की सुई 12 बजे पर पहुंची और तारीख 15 अगस्त हुई तो हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया और 15 अगस्त की सुबह नए हिंदुस्तान का जन्म हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत को 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने में ऐसे और भी नाम हैं जिनका जिक्र हम अपने कार्यक्रम में नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास वक्त की पाबंदी है। लेकिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और वीर क्रांतिकारियों को हमारा नमन है। देश की आजादी के 74 साल पूरे हो गए हैं और अब हम 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी को आजादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.